चालीसा सक्सेस पॉइंट बनाए में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभु राम चोपड़ा। अपना सब्जेक्ट है संस्कृत और संस्कृत में अपना टॉपिक चल रहा है व्याकरण के अंदर ग्रामर। ग्रामर में कारकम यानी कारक कारक के बारे में हमने कल फर्स्ट क्लास के अंदर उसके प्रारंभिक ज्ञान के बारे में पढ़ा था, यानी प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये कारक क्या है, यानी कार्य को करने वाला कारक होता है। जो भी कार्य संपादित करे वो कारक कहा जाता है। जैसे मोहन है धावती, तो मोहन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, कारक शब्द है, ठीक है ना। तो यानी कारक क्या होता है, कार्य को करने वाला, कार्य को संपादित करने वाला या कार्य या क्रिया को उत्पन्न करने वाला भी होता है। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को भी कारक कहते हैं। या क्रिया को संपादित जो करता है यानी उत्पन्न करता है वही संपादित करता है यानी संपन्न करता है, तो उसको क्या है, कारक कहते हैं। और संस्कृत में कारक 6 बताए थे मैंने कल, उसके बारे में मैंने कल बता दिया था कौन कौन से होते हैं और उसकी पहचान भी मैंने बताई थी। और कारक 6 होते हैं, लेकिन हमें 7 विभक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है ना। इसमें संबंध कारक और संबंधन कारक है, उसको कारक में काउंटिंग नहीं करते, गिना नहीं जाता है, इसलिए कारक को 6 ही माना गया है, ठीक है ना। तो कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार ये 8 होते हैं। और 8 में से संस्कृत में अपने कारक कितने होते हैं, काउंटिंग करते हैं तो वैसे 6 कारक होते हैं, ठीक है ना। उन 6 कारकों के बारे में, उसकी पहचान के बारे में कल हमने पढ़ा था कि प्रथम व्यक्ति की क्या पहचान होती है, द्वितीय क्या होती है, कर्ता कारक की क्या पहचान होती है, कर्म कारक की क्या पहचान, उसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने प्रथम विभक्ति के बारे में भी पढ़ लिया था। प्रथम विभक्ति यानी जो कर्ता जिसमें प्रमुख हो, कार्य करने वाला, उसमें प्रथम व्यक्ति है। और फिर द्वितीय व्यक्ति के बारे में भी कुछ हमने पढ़ लिया था। तो उसके अगला नियम है कारक की द्वितीय व्यक्ति चल रही है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। तो द्वितीय व्यक्ति के 2 नियम हमने पढ़ लिए थे। इसका तीसरा नियम है, द्वितीय व्यक्ति है, और इसका अगला जो नियम है वो है अनु उप अधि आ। ये उपसर्ग अनु उप अधि आ उपसर्ग युक्त वस धातु हो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यानी जहां पर भी अनु उपसर्ग लगा हुआ हो और ये वस धातु हो, अनु उपसर्ग हो वस धातु के, तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार वस धातु से पहले उप उपसर्ग लगा हुआ होता है तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और जहां आदि उपसर्ग लगा हुआ हो वस धातु के, तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है।
और जहां आ उपसर्ग लगा हुआ हो वस धातु के पहले, तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे मोहन है आदि ऐसे उपसर्ग युक्त लगा हुआ कोई शब्द है, मोहन नगरम उपवस्ती, उपवस्ती नगरम अंडरलाइन ये दिया होता है, मोहना नगरम उपवस्ती। ये उदाहरण दे दिया। मान लो ये एग्जाम के अंदर आ गया और कह दिया रेखांकित शब्द में विभक्ति और कारण बताइए। ए वैसे देख नीचे ABCD के अंदर दिया होता है, उसमें कौन सी क्या कारण है और क्या ये कौन सी विभक्ति है। तो ये अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्या कारण है। तो नगरम, नगरम जो शब्द है इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी, कारण क्या होगा उप, यहाँ पे देखो उपवस्ती, यहाँ दिखाई दे रहा है उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है और उपसर्ग जहां पर ये दिखाई दे तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है उपसर्ग। और आगे वस्ती यानी वस धातु है, क्या है वस धातु है। मोहन नगरम उपवस्ती, मोहन नगर में निवास करता है। इसका अर्थ का कोई बंधुबल नहीं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु है। ठीक है ना, उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि इस वाक्य के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं। रमेश देवालयम अनुवस्ती। ठीक है ना, देवालयम, रमेश देवालयम अनुवस्ती। अनु यहाँ पे देखो उपसर्ग है, आपने नियम में देख रखा है अनु उप अधि आ, ये उपसर्ग हो और वस धातु हो तो वहां पर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो अनु, अनु अलग बोल रहे हैं हम, अनु अनुवस्ती, तो अनु उपसर्ग है और वस्ती वस धातु है, इसमें वस क्या है धातु है। तो रमेश है दिवालयम अनुवस्ती, यानी इसमें हम कारण लिखेंगे अनु उपसर्ग युक्त वस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग। ये लाइन लिखा हुआ हो उसको टिक मार्क करना, सही करना है। क्या करना है अनु उपसर्ग युक्त वस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इस कारण इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अगला सुरेश है जयपुरम हाथी अधिवस्ती। रमेश है जयपुरम अधिवस्ती, रेखांकित शब्द है इसी प्रकार, और इसमें भी अनु क्या अधि उपसर्ग है, अधि अलग बोल रहे हैं, अधि और वस्ती यानी वस धातु है, अलग अलग दिखाई दे रहा है आदि वस्ती। तो जहां पर आदि उपसर्ग और वस धातु हो तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसमें भी आदि है, अपने ये याद रखना है अनु उप अधि आ, ये उपसर्ग है और वस धातु हो साथ में तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम सॉरी उदाहरण कोई, हरि वैकुंठम
वैकुंठम आवस्ति। हरि ही वैकुंठम आवस्ति, ठीक है ना। इसी प्रकार हरि, हरि वैकुंठम, वैकुंठम जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, दूसरा है। और आहान यहाँ पे उपसर्ग है, आवस्ति अलग पढ़ रहे हैं ना, आ और वस धातु है। तो इसको देख रहे हैं, जहां पे आ उपसर्ग लगा हो, वस धातु हो, तो वहां पर क्या कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है ना। इसके आगे देखना इस शब्द में अंडरलाइन को नहीं, इसमें कौन सी व्यक्ति है, लेकिन इसके आगे वाला शब्द देखो कि आगे वाला शब्द क्या है, ठीक है ना। उस शब्द को देख करके हम बताएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। हाँ ठीक है, लास्ट में मैं दिखाई दे रहा है, इस मैं को देख करके भी हम कह सकते हैं कि इसमें द्वितीय व्यक्ति है, लेकिन इसका कारण क्या होता है वो आप सही नहीं बता पाओगे, आगे वाले का ज्ञान नहीं होगा। तो ये आगे वाला भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इस वजह से इसमें द्वितीय व्यक्ति है ना। इसमें देखो उप उपसर्ग है, वस धातु है, अनु उपसर्ग है, वस धातु है, अधि उपसर्ग है, वस धातु है, और आ उपसर्ग है, वस धातु है। तो इनके योग में जहां भी यानी एबीसीडी के अंदर दिया वो हो कि इसमें आ उपसर्ग युक्त वस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसा जिसमें लिखा हुआ हो तो उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अनु उप अधि आ उपसर्ग युक्त जहां पे वस धातु हो वहां पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये नियम नंबर 3 कहता है, ठीक है ना। समझ आ गई, इसके आगे भी नियम हो रहा है, लेकिन 3 नंबर नियम आपको क्लियर हो गया होगा कि अनु उप अधि आ ये उपसर्ग है और इसके साथ में वस धातु लगी हुई हो तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलो अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 इसमें धातु है, निम्न धातुओं के योग में, धातु यहाँ पे निम्न लिखित धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये 16 धातुएं होती है, कितनी है, 16 धातुएं होती है, और भी है लेकिन इसमें आप बता रही है 16 धातुएं, ठीक है ना। ये 16 धातुएं हैं, उन 16 धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आप देखो कौन कौन सी धातु है, दुह, याच, पच, ब्रू, सास, वह, दुह, याच, पच, ब्रू, सास, वह, जी, नी, ये धातुएं हैं। दुह, याच, पच, ब्रू, सास, वह, जी, नी, मथ, मुस, मथ, मुस, ये धातुएं हैं। इन धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और भी धातुएं हैं, हरि, हरि भी धातु होती है, ये क्या है, हरि भी धातु होती है। और कृष खींचना, हरि विहरण करना, और ये होता है कृष यानी खींचना।
ये भी धातुएं हैं, और भी धातुएं, क्योंकि ये 16 धातुएं होती है। ची, चुनना, क्या है, ची, ची भी इसमें एक धातु है, ठीक है ना। ची मीन्स होता है चुनना, चुनना, ची मीन्स क्या होता है, चुनना होता है। दंड यानी सजा देना, दंड भी होता है। और प्रच, प्रच यानी पूछना, दंड भी धातु होती है, प्रच पूछना, ठीक है ना। दंड मीन्स क्या होता है, सजा देना, प्रच पूछना, रुद्ध रोकना, रुद्ध धातु भी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 धातु है, ठीक है ना। ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। दो ऐसा यथ पच ब्रुशास वह जीनी मत मुस हृ कृष ची दंड पृछ रुद्ध, ये 16 धातु है। दुह है दोना, याच मांगना, पच पकाना होता है, ब्रू बोलना होता है, सांस सांस वह ढोना होता है, जी जीतना, नी ले जाना होता है, मत मथना होता है, मुस मुस यानी चुराना होता है, हिर हरण करना है, कृष खींचना होता है, ची चुनना होता है, और ची चुराना, सॉरी दंड सजा देना, और प्रच पूछना, रुद्र रोकना। इस प्रकार ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे कोई उदाहरण हो, गोपाल गाम दोगदी, गोपाल है यानी गवाला, गाम मीन्स गाय को, दोगदी दोहन करता है, दोगदी है दूह धातु है इसमें, कौन सी धातु है, दूह धातु है, ठीक है ना। ये क्या है, दूह धातु है। तो दूह धातु के योग में क्या है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। मान लो ये आ गया वाक्य, कह दिया गोपाल गाम दोगदी, रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द बोले, रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, कारण बताइए। जिसमें भी आपको एबीसीडी के अंदर दिया वो जहां पर कि दुह धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति है, तो उसको टिक मार करना है, वह सही, ठीक है ना। दुह धातु के योग में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो दोगदी यानी दुह धातु का हम रूप चलाते हैं तो दोगदी होता है, ठीक है। चलो अगला उदाहरण, अगला उदाहरण और बताइए, जैसे सुरेश महिषम पुस्तकम याचति, सुरेश महिषम पुस्तकम याचति, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेश याच यानी याच, याच धातु है ना, तो याचति, याच याच इसमें धातु है, याचति, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें किसके योग में है, याच धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मैसम जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है ना। मैसम जो शब्द है उसमें कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है। कारण क्या है, याच, याच यानी मांग, तो यानी सुरेश वो महेश से पुस्तक मांगता है, याच याच धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला कोई उदाहरण, राजा गारगान शतम दंडयति,
राजा गारगान शतम, चलिए क्या लिख दिया, दंडयति। राजा गारगान शतम दंडयति, शतम है सो, तो इसका कोई आपने नहीं करना कुछ भी। तो दंड यहाँ पे दंडयति यानी सजा देता है, तो दंड यहाँ पे धातु है। दंड क्या है, यहाँ पे धातु है, और दंड धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। गारगान यानी राजा गारगान दुष्ट है, उनको 100 कोड़ों की सजा देता है। शतम यानी 100 कोड़ों की सजा देता है। तो यहाँ पे दंड धातु है, और दंड धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ये याद रखना है। बीच में गारगान शब्द है, और आगे बीच में देखना है क्या है। तो यहाँ पे धातु क्या लगी हुई है, दंड धातु है, तो दंडयति है, तो दंड इसमें धातु है। दंड धातु के योग में आपको याद रखना है कि अपना नियम नंबर 4 हमने पढ़ा है कि दंड जो है धातु है, और उस दंड धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ऊपर देख दोगदी, तो दू है धातु है, याचति यास धातु है, ठीक है ना, तो इन धातुओं के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अन्य उदाहरण और देखते हैं। चलो आगे और कोई उदाहरण। मालाकार लताम पुष्पम चिनोती, ची चुनना, ठीक है, ची चुनना। मालाकार है लताम पुष्पम चिनोती, तो ची चुनौती है, चिनौती है, चुनना यानी ची धातु है इसमें, क्या है, ची धातु है, और ची धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग वो है चुनौती, ठीक है ना। तो ये देखो साथ में लताम, और साथ में इसमें आपको यदि पता नहीं चले कि कौन सी व्यक्ति है, भाई षष्ठी व्यक्ति लग रही है, द्वितीय है, तो उसके आगे चलो कौन सी यन धातु है, उस धातु को ध्यान देखो आगे कि इसमें धातु किस धातु का प्रयोग हुआ है, तो चिनोती ची धातु है, कौन सी धातु है, ची धातु है, और ची धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको इस नियम नंबर 4 है, इसमें हमने पढ़ा है कि जो ची धातु है, उस ची धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये आगे वाला है वो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे वाला कोई और उदाहरण, जैसे निरपय शत्रुम, निरपय शत्रुम, निरपय शत्रुम राज्य या राज्यम जयति, राज्यम जयति जीतता है। निरपय शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य जीतता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थ तो से लग रहा है कि इसमें तो तृतीय व्यक्ति है, लेकिन तृतीय व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जी धातु है, जयति यानी इसमें क्या है, जी धातु है, इस कारण यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो शत्रुम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, शत्रुन नहीं होगा, शत्रु में होगा। तो जी धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो शत्रुम शब्द है, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। जहां भी ए बी सी डी के अंदर दिया हुआ हो कि जी धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उसको आप टिक मार्क करना है, वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे नियम, सॉरी वो आगे उदाहरण और
गुरु शिष्यम, गुरु शिष्यम धर्मम, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, ब्रूते बुलाता है, कहता है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते यानी ब्रू या सास कहता है, ब्रू या सास यानी कहता है। गुरु शिष्य को धर्म के बारे में कहता है। तो यानी गुरु शिष्यम धर्मम यानी धर्म के बारे में ब्रूते बोलता है या कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रू धातु है, कौन सी धातु है? ब्रू धातु है। इस ब्रू धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये हमने इस नियम में पढ़ा है। कौन कौन सी धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य के अंदर ब्रू धातु आई है और इस ब्रू धातु के कारण शिष्यम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये ब्रू धातु है, ये याद रखना है। जैसे ची धातु होती है, जी जयति यानी जी धातु होती है। जयति क्या होता है? जी धातु होती है। इसकी वजह से यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अन्य और उदाहरण देखते हैं। चोर देवदत्तम, क्या है? चोर देवदत्तम धनम मुष्णाति, चोर देवदत्तम धनम मुष्णाति, ठीक है ना। मुष धातु है इसमें, क्या है? मुष धातु है ना। मुष धातु है। तो मुष धातु है यहाँ पे। इस मुष धातु के योग में देवदत्तम जो शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति प्रयोग हुआ है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो चोर, चोर देवदत्तम धनम मुष्णाते, चोर है वो देवदत्त का धन चुराता है। चोर है चोर देवदत्तम, देवदत्त को, यहाँ पे देवदत्त को धन चुराता है ऐसे थोड़ी। चोर है वो देवदत्त का धन चुराता है। तो यहाँ पे संबंध नहीं होगा, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पे मुष धातु है और मुष धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। स अजाम, स अजाम ग्रामम नेति, स अजाम ग्रामम नेति। स मीन्स है अजाम है बकरी को, ग्रामम गांव को, नेति ले जाता है। स अजाम ग्रामम नेति, नी नेति यानी नी धातु है। नेति क्या होता है? नी धातु है, ठीक है ना। इस नी धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नेति यानी, नेति क्या होता है? नी, नी धातु का रूप चलता है। तो नेति का नी का नेति होता है। तो अजाम जो शब्द है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण क्या है यहाँ पे? नी धातु। तो हम लिखेंगे कि नी धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आप 16 धातुएं हैं, ये 16 धातुओं को याद रखना है कि इन 16 धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कुछ आपको उदाहरण बताए हैं। इस प्रकार जो उदाहरण आते हैं रेखा के, यह अंडरलाइन दी भी होती है और इसमें पूछा जाता है
कि इसमें किस धातु का प्रयोग सॉरी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। देवदत्तम मान लो इसमें नहीं बता पाओगे तो धनम, आगे मुस नाती तो मुस यानी मुस धातु है यहाँ पे। ये आपको याद रखना कि हमने पढ़ा है कि मुस धातु है और मुस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार स अजाम ग्रामम नेति, तो वह बकरी को गांव में ले जाता है या गांव को ले जाता है। तो यहाँ पे किस यानी अब ये तो कहते अजाम द्वितीय व्यक्ति होगी, लेकिन कारण क्या है उसमें, नेति ले जाता है, नी धातु है, ठीक है ना। तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भी इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है। तो नी धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ये 16 धातुएं हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नियम नंबर 4 हमें कहता है। चलो अब नियम नंबर 5 क्या कहता है हमें। नियम नंबर 5 है, उसके बारे में हम पढ़े। इसमें क्या है, कालवाची और मार्गवाची क्या है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। ये 5 नंबर नियम कहता है कालवाची यानी समय। कालवाची क्या होता है, समय। जिस वाक्य के अंदर हमें समय का ज्ञान प्राप्त होता हो यानी समय की जानकारी मिलती हो, तो वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिसका अर्थ निकलता हो कोई वाक्य के अंदर कि समय इसमें बता रहे हैं, कोई निश्चित कोई जरूरी नहीं निश्चित समय नहीं, निश्चित नहीं हो, चाहे कालवाची हो नहीं, समय जिसमें समय का ज्ञान प्राप्त होता हो, तो वहां पे ये देखो कि इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मार्गवाची यानी दूरी के बारे में, दूरी के बारे में भी कोई अर्थ निकलता हो किसी वाक्य के अंदर, तो उसके कारण भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये कालवाची या मार्गवाची है, उसके योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जैसे क्या है, सुरेश अत्र, सुरेश अत्र 5 दिनानि 5 दिनानि पठति। सुरेश अत्र 5 दिनानि पठति। सुरेश यहाँ 5 दिनों से पढ़ रहा है। 5 दिनानि, तो यहाँ पे क्या है, सुरेश अत्र, अत्र मीन्स यहाँ 5 दिनानि पढ़ती। सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ता है। तो 5 दिनानि जो है इसमें अंडर रेखांकित कर दिया कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो द्वितीय व्यक्ति है। और क्या कारण है इसमें, कह दिया क्या कारण है, तो इसमें कालवाची है। क्या है, काल यानी समय, कालवाची शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा जहां पर लिखा हुआ हो उसको आपको टिक करना है कि इसमें ये उत्तर होता है कि इसमें कालवाची के कारण द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी सुरेश अत्र 5 दिनानि यानी 5 दिनों से पढ़ते पढ़ता है, ठीक है। अगला उदाहरण, मोहन
मोहने माशात, मासम, मासात नहीं मासम है। मोहने मासम अदिति, मोहने मासम अदिति, यानी अदिति में ठहरा हुआ है, रहता है। मासम यानी महीने भर, मोहन यहाँ पे महीने भर से रह रहा है, यानी मासम यानी महीने भर यहाँ अदिति सॉरी पढ़ना है, पढ़ रहा है। अदिति मीन्स होता है पढ़ना, सॉरी अदिति मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है। मोहन मासाम, मास, मासम अदिति, मासाम नहीं है, मासम, मासम अदिति। मोहन है वो महीने भर से पढ़ रहा है, अदिति मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है ना। अदिति इन पढ़ना, मोहन है वो मासम अदिति, महीने भर पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, समय है ना, तो समय अर्थ निकला है, तो इसका मतलब कालवाची के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कालवाची के योग में किसकी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक। अन्य उदाहरण, नदी क्रोशम, क्या है, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, कुटिला अस्ति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, ठीक है ना। तो क्रोशम यानी कोस भर, कुटिल टेढ़ी, कुटिल क्या होता है, टेढ़ी, कोस भर टेढ़ी है। तो क्रोशम जो शब्द है, इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या कारण है कि इसमें मार्गवाची है, क्या है इसमें मार्गवाची वाक्य होने के कारण यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये क्रोश दूरी होगी ना, कोस भर, तो क्या है मार्गवाची है, दूरी है, इस दूरी के कारण इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। क्रोशम यानी क्रोशम शब्द है, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, क्या कारण है, मार्गवाची के कारण यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये क्योंकि मार्ग यानी दूरी है वो बताता है, और दूरी के कारण यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है प्रदीप योजनम, क्या है, प्रदीप योजनम पढ़ती, प्रदीप योजनम पढ़ती, ठीक है ना। योजन, योजनम यानी पढ़ती, तो इसमें क्या है, योजन भर क्या आता है, लगातार होता है, या योजन भर क्या होता है, लगातार पढ़ता है, यानी योजन कई योजन तक यानी कई वर्षों तक पढ़ता है। तो ये भी कालवाची है, क्या इसमें काल यानी समय, कालवाची के कारण यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रदीप योजनम पढ़ती, यानी प्रदीप है वो योजन से पढ़ रहे हैं, लगातार से पढ़ रहे हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे समय निर्धारित हो रहा है, समय के बारे में ज्ञान हो रहा है इस वाक्य के अंदर, तो हम कहेंगे इसमें कौन सा है, कालवाची के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार ये अपने द्वितीय व्यक्ति पूर्ण होती है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें पहले मैंने बताया था 12-13 पहले वो शब्द थे, उन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर 16 धातुएं बताई थी, ब्रुसास दो है, पच यास, इस प्रकार से इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और जहां पर समयवाची या कालवाची कोई अर्थ निकलता हो जिस वाक्य के अंदर, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये अपने द्वितीय व्यक्ति है। तो द्वितीय व्यक्ति के बारे में पूछते भी है कई बार, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर वो धातुएं हैं, उन धातुओं के बारे में उनके वाक्य पूछते हैं, तो ये 16 धातुएं जरूर याद रखना है आपको।
ठीक है। और साथ में वो अनु, अधि, उप, आ उपसर्ग युक्त जो वस धातु थी, तो उन धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अनु, अधि, उप, आ युक्त वस जो धातु होती है ना, उसके योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और फिर बाद में जो 16 धातुएं बताई थी, उन 16 धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। या फिर किसी वाक्य के अंदर समय का ज्ञान होता हो या दूरी का ज्ञान होता हो, वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये द्वितीय व्यक्ति है वो संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।